दलित बहुजन पत्रकारिता का एक बड़ा नाम है वीटी राजशेखर। वीटी राजशेखर ने तकरीबन 3 दहाइयों तक अंग्रेजी की एक पत्रिका दलित वॉइस का संपादन किया। कुछ रोज पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने दलित बहुजन एकता, वंचितों की आवाज़ उठाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज मैं उनकी लीगेसी को यहाँ याद करता हूँ और मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा हूँ और इस मौके पे उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वीटी राजशेखर का जन्म कर्नाटका में हुआ था। वो कर्नाटका के ओबीसी समुदाय से आने वाली एक सेठी कम्युनिटी में पैदा हुए। उनके पिताजी एक बड़े सरकारी अफसर थे और उनकी फैमिली फार्मिंग से जुड़ी हुई थी। वीटी राजशेखर ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में कदम रखा। पत्रकारिता से पहले वो वकालत करना चाहते थे, लेकिन वकालत की पढ़ाई वो पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े अखबारों से अपना सहाफ़ती सफ़र शुरू किया और तकरीबन 3 दहाइयों तक वो पत्रकारिता करते रहे। जब उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, उन्होंने जातिगत भेदभाव को पत्रकारिता में झेला और उनकी विचारधारा पहले मार्क्सवादी थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप से भी जुड़े हुए थे, मार्क्स को खूब पढ़ते थे और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी काम करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी आँखों से और खुद जातिगत भेदभाव जब उन्होंने झेला तो वो दलित बहुजन चिंतन की तरफ आने लगे। पेरियार, फूले, लोहिया और अंबेडकर जी को पढ़ने लगे और फिर उनको ये बात एहसास हो गई कि भारत में जो क्लास स्ट्रगल है, जो वर्ग संघर्ष है, वो भारत में जाति के खिलाफ संघर्ष वो रूप लेगा और जाति के खिलाफ लड़ना ही वर्ग के खिलाफ लड़ना है। पढ़ने के बड़े शौकीन थे। पढ़ते पढ़ते उनको सारी बातें समझ में आने लगी। खुद के अनुभव ने भी उन्हें बहुत सिखाया और जैसे जैसे अनुभव आता गया, उनकी विचारधारा की जो शान थी वो तेज़ होने लगी। वैसे वैसे अखबार जो थे उनको उनकी बातें, उनकी लेखनी नागवार गुजरने लगी और 1980 में आते आते इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें अपने दफ्तर से किसी छोटे बहाने का सहारा लेकर उन्हें वहाँ से निकाल दिया और 20-25 साल पत्रकारिता करने के बाद वो वीटी राजशेखर बेरोज़गार हो गए। 1980 की दहाई में उनको अंग्रेज़ी के बड़े राइटर मुल्कराज आनंद ने उन्हें समझाया कि आप एक अंग्रेज़ी पत्रिका शुरू कीजिए और उसका नाम दलित वॉइस रखिए। उनके कहने पे और मुल्कराज आनंद ने उनको कुछ पैसे से भी मदद की और इस तरह से 1981 में यह पेपर, यह पर्चा जो है, यह मैगज़ीन जो है दलित वॉइस शुरू हो गया। शुरू से ही दलित वॉइस में अल्पसंख्यकों के सवाल को बहुत प्रमुखता से उठाया गया और जब दलित वॉइस का विमोचन हुआ तो बेंगलोर में मौलाना अली मियां नदवी को बुलाया गया और जो दलित वॉइस जो प्रिंटिंग होती थी वो ईसाई मिशनरी के किसी प्रिंटिंग प्रेस से होती थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि वीटी राजशेखर ने अल्पसंख्यकों के साथ अपने आप को जोड़ा, अपनी पत्रकारिता को जोड़ा, अपने संस्था को जोड़ा और फिर यहाँ के जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लिखा और वो ये बहुत ही बोल्ड लिखते थे, खुल के लिखते थे और उनकी विचारधारा पर मार्क्स, लोहिया, फूले, अंबेडकर, पेरियार, द्रविडियन मूवमेंट का बहुत ज़्यादा असर था। उनको डर किसी बात के नहीं था और वो सत्ता की आंख में आंख मिलाकर वो बोलते थे
और अपनी बातों को रखते थे। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू ये था कि वो दलित और मुसलमानों की एकता चाहते थे और उन्होंने माना कि भारत के ज़्यादातर मुसलमान जो हैं वो दलित और पिछड़ी जातियों से कन्वर्ट हैं, क्योंकि जाति प्रथा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि दलितों के और मुसलमानों के खान पान रहन सहन सब एक ही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि मुस्लिम लीडरशिप दलित को अपने साथ लेने के लिए उस तरह की पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कुरान का भी हवाला दिया और कहा कि कुरान के मैसेजेस को आप देखें, प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी को अगर आप देखें तो कुरान जो है वो गरीबों का मजहब है। कुरान जो है, इस्लाम जो है, वो गरीबों की बात करता है, वो वंचितों की बात करता है। और प्रोफेट मोहम्मद साहब ने गरीबों को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा, वीटी राजशेखर ने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बिलाल जो कि अरब नहीं थे बल्कि वो अफ्रीका के थे, उनको मौज़िन बनाया इस्लाम में सबसे पहले और उनको ऊंचा दर्जा दिया। लेकिन दलित को आगे लाने में और उनको क़यादत देने में, उनको लीडरशिप देने में मुस्लिम लीडरशिप जो है वो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और वो ताकतवर लोगों के आसपास ही घूमना पसंद करती है। इसलिए वो बहुत दुखी भी थे और उन्होंने कुरानिक फ़लसफ़ा जो है मुस्तज़फ़ीन का इस्तेमाल किया और कहा उन्होंने कि कुरान बार बार कहता है कि वंचितों के साथ मुसलमानों तुम दोस्ती करो और उनको लीडरशिप दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी ज़िंदगी वो दलित और बहुजन एकता के लिए और मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे। सांप्रदायिकता के विरोध में उन्होंने खुल के लिखा। उन्होंने जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म हुआ उसके खिलाफ उन्होंने लिखा। और मुझे लगता है कि ये नॉर्थ इंडिया की खासकर यह बदकिस्मती है कि वो वीटी राजशेखर को उस तरह से नहीं पढ़ पाएँ, उस तरह से नहीं जान पाए जैसा उन्हें जानना चाहिए था। यह हमारे लिए दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक बहुत रिच लीगेसी छोड़ी हुई है। और आजकल एक इंटरनेट पे भी आपको dalitvoice.net पे वीटी राजशेखर की किताबें और उनके बहुत सारे पर्चे मौजूद हैं। कुछ पर्चे अभी उस पर अपलोड नहीं किए गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी उस वेबसाइट को चला रहे हैं वो उनके पर्चों को वहाँ पे डालें, अपलोड करें और उनके पर्चों को पढ़ना चाहिए। उनके पर्चों को से जो बातें उन्होंने कही है उस पर अमल करना चाहिए। वीटी राजशेखर एक बहादुर इंसान थे। वीटी राजशेखर सच बोलते थे। वीटी राजशेखर सत्ता की चापलूसी नहीं करते थे और वीटी राजशेखर जो है वो संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे। उन्होंने वंचित तबके के दरमियान भी अगर उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी उसका भी उन्होंने विरोध किया और उन्होंने मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को गले लगाया। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, यह बहुजनों के खिलाफ साजिश है कि वीटी राजशेखर के प्रेस के पर्चे को न छपवाने के लिए साजिश की गई। तमाम प्रिंटिंग प्रेस को कहा गया कि आप वीटी राजशेखर की जो दलित वॉइस है उसको ना छापे और धीरे धीरे उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने जो भी लीगेसी छोड़ी है वह कोई कम नहीं है। आज हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम जो भी उनसे नहीं बन पाया उसको हम आगे लेके बढ़ें और एक बहुजन यूनिटी के लिए काम करें और फूले पेरियार, अंबेडकर, मार्क्स, इनकी जो विचारधारा है इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग समता बंधुत्व के लिए काम करें। एक बार फिर मैं वीटी राजशेखर को श्रद्धांजलि दे रहा हूं और मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूं क्योंकि वो बातों को सीधी तौर पे कहते हैं, बहुत आसान ज़बान में कहते हैं। इंटेलेक्चुअलों की तरह बात को घुमा घुमा के नहीं कहते हैं। यही उनकी काबिलियत थी। सच्चाई को सच्चाई से वो बयान करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे साथी जो अंग्रेज़ी जानते हैं, उनकी राइटिंग सारी अंग्रेज़ी में मौजूद है, आप लोग उसे पढ़िए और उसे अपनी अपनी भाषाओं में भी अनुवाद कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।